नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस अध्याय में। यू यूनिट जो 6 है आपका यूजीसी नेट और सेट से संबंधित यहाँ पर उपन्यासों के बारे में चर्चा है। आप सभी को पता है, पहले भी हमने देखा है इसका, जब एक खाका तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें हमने देखा था कि आपको कुल यहाँ पर 13 उपन्यास पढ़ने हैं। कितने उपन्यास पढ़ने हैं? कुल 13 उपन्यास आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, जिनमें से हमने सबसे पहले तो उनके उपन्यासकारों के नाम और उनका प्रकाशन पहले ही पूर्व में। अब बात ये आती है 13 उपन्यास में से आज हम एक उपन्यास के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। और उपन्यास है हमारा कौन सा? आपका बंटी। अब कोई भी उपन्यास होगा उसके दो मूल भाग हो, ठीक है? कैसे मैं पढ़ाऊंगा? दो मूल भाग। तो जो पहला भाग यहाँ पर आपका होने वाला है, उस भाग के अंतर्गत अगर चर्चा करूं तो उस भाग के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, क्या चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसे आप समझ के चलिएगा कि किस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी जो कक्षाएं हैं ये होने वाली हैं। तो जो इसका पहला भाग होने वाला है, ठीक है, जो इसका पहला भाग रहेगा और इसका दूसरा भाग, यही दो मूल भाग इसमें आपके रहेंगे, कोई भी विधा रहेगी। जो पहला भाग रहेगा इसमें आपका परीक्षोपयोगी तथ्य है ना, जो परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य है ना, ये रखे जाएंगे। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो यहां पर आपका मूल क्या रखा जाएगा? टेक्स्ट रखा जाएगा, ठीक है? तो इसकी चर्चा करेंगे। अब परीक्षोपयोगी तथ्य में पूरी तरीके से उसका नाम, जैसे मान लीजिए आपका बंटी है, तो नाम क्या है, किसके द्वारा, ये उपन्यासकार कौन है, प्रकाशित कब किया गया था, किस संग्रह में आया था, ठीक है? इसकी मूल कथा क्या है संक्षिप्त रूप में, फिर इसमें पात्र क्या है, कथानक क्या है, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। जबकि जो हमारा दूसरा भाग आएगा वहां पर हम मूल टेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले मनु भंडारी जी के बारे में। अगर बात की जाए, जो आपका बंटी है ये है किसका? तो मनु भंडारी जी का है, ठीक है? तो मनु भंडारी जी के बारे में अगर हम यहाँ चर्चा करें तो सबसे पहले तो आपके जन्म के बारे में चर्चा आती है। 3 अप्रैल 1931 को आपका जन्म होता है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मंदसौर जिले में भानपुरा गांव है। कौन सा? भानपुरा गांव। उस समय भानपुरा गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब इनके बचपन का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बचपन का नाम क्या था मनु भंडारी के? तो क्या नाम था? महेंद्र कुमारी जी, ठीक है? साठोत्तरी कथाकार है, सभी को पता है। और इनका जो विवाह होता है वो होता है राजेंद्र यादव जी से। अब राजेंद्र यादव जी भी एक बड़े रचनाकार हैं, आलोचक हैं। और आपने प्रेमचंद जी के द्वारा स्थापित जो साहित्य पत्रिका है हंस, इसका दोबारा से जो प्रकाशन हुआ वो कराया था 31 जुलाई 1986। अब हालांकि हम बात करें वर्तमान में तो ये पत्रिका बंद हो चुकी है। पहली बार की अगर बात करें तो 1930 में पहले ये पत्रिका का प्रकाशन हुआ, फिर 86 में दोबारा से हुआ, है ना? तो ये आपने देखा, बाद में 56 में पत्रिका बंद हो गई थी बीच में, फिर 86 में दोबारा प्रकाशन होता है और इसमें राजेंद्र यादव जी इसमें सहायता करते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जो मनु भंडारी जी का पहला उपन्यास है ना, 1 इंच मुस्कान, उसमें राजेंद्र यादव जी के साथ में ही सह भूमिका उन्होंने निभाई थी। मतलब जो आपका बंटी उपन्यास है ये इनका पहला स्वतंत्र उपन्यास कहलाएगा। किसका? मनु भंडारी का, क्योंकि अकेले लिखा था, स्वयं से लिखा था, है ना? और इनको 2008 में व्यास सम्मान से भी नवाजा गया है, क्योंकि एक कहानी यह भी इनकी एक आत्मकथा है जो 2007 में लिखी गई है ना, प्रकाशित की गई। तो 2008 में इसी के लिए इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान पुरस्कार मिलता है। इनके अन्य जैसे उपन्यास हैं, 1 इंच मुस्कान यही है हमने जिसकी अभी चर्चा करी, 1 इंच मुस्कान 1900 है ना 62-71। देखिए 62 में जो लेखक पति और राजेंद्र यादव के साथ में इसे इन्होंने क्या किया था, लिखा था, ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा। और आपका बंटी जो उपन्यास है 1971 का है, जो कि स्वतंत्र रूप से लिखा गया ये पहला उपन्यास है। महाभोज इन्हीं का है, जो कि 1979 में लिखा जाता है। और उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में जो भ्रष्टाचार मौजूद है उससे किस प्रकार से आम इंसान को पीड़ा होती है उसका वर्णन किया गया है। स्वामी एक उपन्यास है 2003 का, वहीं कलवा उपन्यास है 2006। कलवा कब का, इसमें ईयर नहीं मेंशन है ना? कलवा है यहाँ पर एक उपन्यास, एक है स्वयंभू। क्या है? स्वयंभू। एक और उपन्यास है आपका स्वयंभू, ठीक है? स्वयंभू के अलावा एक और उपन्यास आपको याद रखना है, जो उपन्यास का नाम है त्रिशंकु, ठीक है सर? क्या नाम है? त्रिशंकु नाम है ना? और इसके अलावा यहीं पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध है, यही सच है। ये उपन्यास इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसी पर एक फिल्म बनी है ना? फिल्म कौन सी बनी है अगर हम बात करते हैं, रजनीगंधा जो फिल्म बनी है इसी उपन्यास पर बनी है, रजनीगंधा फिल्म। किस पर? यही सच है ना? यही सच है उपन्यास पर रजनीगंधा नामक फिल्म
बनाई गई है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये कुछ तथ्य हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है क्या, इसमें कुछ आपके वो याद रखने वाले बिंदु हैं, और कौन कौन से बिंदु हैं वो याद रखिएगा। क्या है आपका, बंटी जो है स्वतंत्र रूप से लिखा गया इनका पहला उपन्यास है मनु भंडारी जी का। और स्वतंत्र रूप से इसलिए कहा गया क्योंकि जब पहले इन्होंने 1 इंच मुस्कान लिखी थी या लिखा था उपन्यास, तो वो राजेंद्र यादव जी के सहयोग से लिखा था। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि ये हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मन स्थिति का बहुत ही विस्तृत फलक पर चित्रांकन किया गया है। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो उपन्यास है कुल 16 भागों में विभाजित है, ये भी पूछा जाता है। आजकल तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो वैसे ये 16 भागों में विभक्त एक लघु उपन्यास के रूप में है। आधुनिक परिवेश का यहाँ पर वर्णन किया गया है, किस प्रकार से स्वतंत्र पुरुष और स्वतंत्र नारी है, दोनों अपने अपने नौकरी पेशे में संलग्न है ना, और उसके कारण किसको समस्या होती है, तो संकट कहां पर आता है, मूल्यबोध है। और इस उपन्यास में इन सारी चीजों को उकेरा गया है। पति पत्नी के बीच जो तनाव होता है, अलगाव का निर्दोष निरीह और असुरक्षित बच्चा जो बंटी है उस पर क्या असर पड़ता है ना, उसकी तस्वीर यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है। मनु भंडारी के चर्चित उपन्यास का साल 2018 में राधा कृष्णन प्रकाशन के द्वारा इस उपन्यास को एक पटकथा को प्रदर्शित किया गया है। इस उपन्यास की एक पटकथा भी प्रदर्शित की गई है कब, 2018 में। ठीक है, विषय की बात करते हैं, क्या कुछ विषय इसमें निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले तो विवाह विच्छेद की सदी में पिस रहे, है ना, त्रासदी में, विवाह विच्छेद की त्रासदी में, ध्यान रखिएगा, विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या, दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से पति पत्नी में टकराव आता है, तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चे की समस्या क्या होती है, उस बच्चे पर क्या बीतती है, उसका वर्णन है। पात्र की बात करते हैं, यहाँ पर एक मूल पात्र है, वो है बंटी। बंटी उपन्यास का एक बाल मूल पात्र है, बाल पात्र है, मूल पात्र है, जो कि शिक्षित और स्वतंत्र विचारधारा, स्वच्छंद विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है ना। बंटी की स्थिति दयनीय इसलिए है क्योंकि उसके माता पिता के होते हुए भी वो एक अनाथ की भांति जीवन व्यतीत कर रहा है। शकुन की बात करते हैं। शकुन जो है कॉलेज की प्रिंसिपल है, बंटी की मां है और आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। कैसी स्त्री है, तो आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री। अजय यहीं पर शकुन के पति हैं और बंटी के पिता हैं, जो अहम भावना से ग्रसित है और इसी कारण कहीं ना कहीं वो शकुन को तलाक दे देते हैं, है ना। वकील चाचा हैं जो इनके वकील हैं, और एक है यहाँ पर फूफी, है ना, तो शकुन की सेविका और संरक्षिका के रूप में रहती है। डॉक्टर जोशी है, एक सुयोग्य चिकित्सक है, एक सफल प्रेमी भी है। अच्छा, प्रेमी होना महत्वपूर्ण नहीं है, सफल प्रेमी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। फिर व्यवहार कुशल है और स्पष्टवादी भी है। आजकल सभी लोग स्पष्टवादी है ना, आप ये देखेंगे, लेकिन स्पष्टवादी आप उतने होइए जिससे सामने वाले की भावनाओं को आप आहत ना करें, है ना। ऐसे स्पष्टवादी बनिए, ऐसा नहीं कि हम स्पष्टवादी हैं, परंतु स्पष्टवादिता की जो परिभाषा है वह ऐसी होनी चाहिए कि किसी की भावनाओं को आप आहत ना पहुंचाएं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र है, मीरा है ना, अमी है, माली है, चपरासी है, और साथ ही साथ बंसीलाल है ना, प्रमिला है, टीटू है, ये सभी इसके उपपात्र हैं। टीटू का भी नाम आए। कथानक थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करते हैं कथानक में, क्योंकि मूल टेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ये उपन्यास शकुन, शकुन कौन है, तो बंटी की मां है। अलग हो चुके उसके पति अजय और उसके 9 साल के बेटे बंटी की कहानी, है ना। तो शकुन और उसका जो पति है अजय, है ना, और उसका बेटा जो है बंटी, इनकी कहानी। अजय डिवीजन मैनेजर था और शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल थी। दोनों का दृष्टिकोण अहमवादी है, दोनों अहंकार से भरे तथा अहम सामंजस्य का शत्रु है, आपको पता है। बंटी की मां शकुन और पिता अजय, दोनों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। दोनों के बीच किसी भी प्रकार से आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। अब दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े रिश्ते को तलाक देकर हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। टीटू जो है बंटी के पड़ोस में रहता है और तथा इसी के द्वारा बंटी को जानकारी लगती है कि उसके मम्मी पापा में तलाक, इसलिए पापा अलग रहते हैं। अब बंटी इस बात से पूरी तरह अवगत हो चुका होता है कि वकील चाचा उसके पापा के पास से होकर आते हैं और मम्मी के बीच संदेश का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो मम्मी और पापा के बीच में वकील चाचा ही हैं जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों अलग हो चुके हैं।
अजय मीरा नाम की एक स्त्री से, अच्छा देखिए एक पात्र है यहाँ पर मीरा, है ना, कौन है, तो अजय की दूसरी पत्नी है, ये ध्यान रखना है, ये अजय की क्या है, दूसरी पत्नी है, अजय की दूसरी पत्नी है, और नाम क्या है इनका, मीरा है ना। और ये मीरा से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मीरा के साथ संबंध में देखकर, है ना, संबंध में बंधे देखकर, ऐसा समझिएगा, मीरा के साथ संबंध में बंधे देखकर शकुन बहुत आहत, क्योंकि तलाक कानूनन एक दूसरे को तो अलग कर सकता है, किंतु भीतर का प्यार और अपनापन नहीं मार सकता। कहता है ना कि ये कागज के टुकड़े ये साबित नहीं करते कि हम अलग हो चुके हैं, क्योंकि जो दिल में उनके, है ना, मन में उनके, हृदय में उनके जो अपनापन है, जो प्रेम है, वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता है ना। बेटी हट छठी कक्षा, जो ये बंटी की बात करते हैं, जो बंटी है किस कक्षा में पढ़ता है, तो साहब ये जो बंटी है ध्यान रखिएगा, छठवीं कक्षा में पढ़ता है ना। और ये सब देखकर उसके बाल मन को बेहद ठेस पहुंचती है, बहुत ज्यादा वो दुखी होती है, और शकुन जो है बंटी की माँ को भी अब अकेलापन बुरी तरह काटने लगता है। कई दिनों के बाद उसने मन ही मन समझ लिया था कि अब अजय से किसी भी प्रकार की आशा करना बेकार है, तथा वह भी डॉक्टर जोशी यानी शकुन के प्रति आकर्षित के संबंध में बहुविध सोचने लगती है, मतलब डॉक्टर जोशी जो है उनके विषय में सोच रहे हैं। बाद में दोनों का विवाह हो जाता है, वो बंटी को डॉक्टर जोशी के घर ले जाती है, किंतु बंटी उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता। बंटी अपने पापा की याद में बराबर खोया सा रहने लगता, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पापा की याद ने उसे विक्षिप्त सा बना दिया हो। वह सब कुछ सहन करके अपना समय काटता है, वह न हंसता, न ज्यादा बोलता, न खेलता, और उसके बालपन, है ना, को बहुत ही ज्यादा, उसका जो बालपन है, बालपन को बहुत गंभीर चोट आई। जैसे शकुन समझ कर भी समझना नहीं चाहती, कहते हैं ना कि आप समझ रहे हैं पर समझना नहीं चाहते, समझ कर भी समझना नहीं चाहती, क्योंकि वो बंटी के कारण अपना एक दूसरा रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। बाद में बंटी को उसके पिता अजय के पास भेज दिया जाता है, लेकिन वहां भी वह मीरा यानी अजय की जो दूसरी पत्नी है उसको मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। अब देखिएगा समस्या यहां एक और आ गई कि अब उसको मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। अजय मीरा को विरोध करने के बाद भी बंटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय कर लेता है। हॉस्टल भेजा जाएगा बंटी को। जब वह अपने पिता से अलग हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे बार बार ये लगता है कि पापा प्यार करके कुछ कहेंगे, पर ऐसा होता नहीं। बंटी की आंखें और मन दोनों पीड़ा में डूब जाते हैं। बंटी विचारों में लीन है ना, बिल्कुल विचारों में खोया हुआ है कि शायद ऐसा हो जाए, है ना, पापा शायद रोक ले। अंदर से वह सोच रहा है कि ना पापा मिले ना मम्मी रही। अब वह नए सामान के साथ नई जगह जा रहा होता है। उपन्यास का एक दृश्य जिसे पढ़ने के बाद आप इस उपन्यास को पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी, है ना। और 5-7 मिनट में ही स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने अपने में लौट आया, वापस लौट आया। रेल का डिब्बा, डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा, और सवेरे का उजास चारों ओर फैल गया था। पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर सारे आंसू उफन आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और फिर धुंधले हुए, फिर और धुंधले हुए, और एक दूसरे में मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया, और धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गड्डम गड्ड हो गए, है ना, गड्ड मड्ड हो गए। भरे पूरे परिवार में बंटी सर्वथा अकेला हो गया। ये शब्द याद रखिएगा, है ना, गड्ड मड्ड हो गए। सारे चेहरे एक दूसरे में क्या हो गए, गड्ड मड्ड हो गए। भरे पूरे परिवार में भी बंटी सर्वथा अकेला हो गया। मम्मी और पापा दोनों में से कोई भी उसका अपना ना बन सका। मम्मी और पापा अपने अपने प्रेम संबंधों में खो जाते हैं, बंटी की चिंता किए बगैर। इसी कारण इस उपन्यास का नाम अपना बंटी ना होकर आपका बंटी रखा गया है, पाठक का बंटी रखा गया है। भाषा आपका बंटी की जो भाषा है इसके अनुरूप है। अंग्रेजी, संस्कृत और तत्सम तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी, इन शब्दों का सुंदर कलात्मक ढंग से इसमें प्रयोग है। और आपका बंटी जो शैली है, ये शैली आपकी कैसी है, वर्णनात्मक शैली है, इसका प्रयोग किया गया है। मनोविज्ञान उपन्यास के मूल में रहने के कारण विश्लेषणात्मक और चेतना प्रवाह शैली का भी प्रयोग हुआ है। जैसे पहली बात मन में उभरती है, क्या उभरी, यह मम्मी नहीं है, मम्मी, है ना। मम्मी के पैरों को वह खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। ये कैसी चेतना प्रवाह शैली है, चेतन। झट से बंटी की नजरें ऊपर उठी, सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया। फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा, कैसे, फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया, मुस्कुराता हुआ चेहरा पर। दीपा आंटी से अलग, मम्मी से अलग, फ्लैशबैक शैली है ये, है ना। उद्देश्य क्या है इसका, तो मन्नू भंडारी का मूल उद्देश्य, जो मनु भंडारी है, इसका मूल उद्देश्य पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति से पैदा होने वाले उनकी संतान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है, यह दिखाना
है ना, ये दिखाना है इसका। और मूल समस्या क्या है, तो आधुनिकीकरण की समस्या, वैवाहिक समस्या, तलाक की समस्या, है ना। यहीं पर जो तलाक की समस्या है ये केंद्रीय समस्या है। संतान की मानसिक यंत्रणा की समस्या, अंतर्द्वंद की समस्या, कुंठाग्रस्त जीवन में संघर्ष की समस्या, बाल मन का इंद्र तथा मानसिक तान तनाव से घिरी हुई भारी जिंदगी। डॉक्टर रामदरस मिश्र साहब कहते हैं उस उपन्यास के बारे में कि मैंने एक विशेष दायरे की बात कही, वह दायरा है पढ़ा लिखा मध्य वर्ग। यानी ये लेखिकाएं स्वयं जिस वर्ग की हैं, निम्न वर्ग की स्त्रियों का अनुभव इनके पास नहीं है। मतलब जो ये लेखिकाएं हैं, लेखिकाओं की चर्चा हो रही है कि जो लेखिकाएं है ना, स्वयं जिस वर्ग की हैं, निम्न वर्ग की स्त्रियों का अनुभव इनके पास नहीं है। उषा प्रियंवदा के दोनों उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका तथा 55 खंभे लाल दीवारें आदि आधुनिक पढ़ी लिखी स्त्री की कथा कहते हैं, किंतु दोनों उपन्यासों में स्त्री स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखने के बावजूद अजीब बेबसी और सामाजिक घिराव है, अपने को बंद पर। मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया। यह एक नया प्रश्न है। एडलर क्या कहते हैं, एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी सी या बहुत हीन भावना होती है जो उसे क्षतिपूर्ति के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। टीटू के साथ नोक झोंक और उसकी मां के ताने सुनकर बंटी जो है ना, बंटी स्वयं को उपेक्षित समझने लगता है, जिसकी पूर्ति वह मां और पापा के प्रति एकाधिकार में पाना चाहता है, लेकिन असफल होकर विरोधी और आक्रामक बन जाता है। डॉक्टर मदान कहते हैं कि एक तरफ ये उपन्यास आंसुओं से गीला लगता है, भावुकता से भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी मां और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध कराता है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा कहते हैं इस उपन्यास में भावाभिव्यंजना की सूक्ष्मता एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का सौंदर्य है, जिसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार ने भी इस उपन्यास की काफी प्रशंसा की। देना ही है तो एक वचन दे दो हमारे बंटी भैया को, जैसा आपने बिखरा दिया है आजकल वैसा और मत करना। बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए, है ना। सूफी पात्र जो है हरिद्वार आते वक्त शकुन से आर्थिक मदद लेने के बजाय वचन लेती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है ना। लेख की समाप्ति मनु भंडारी जी को समर्पित इन दो पंक्तियों के साथ, अर्चना तुम, वंदना तुम, शब्द तुम, स्वर साधना तुम, सरस्वती साहित्य सौष्ठव की स्वयं अभिव्यंजना तुम। इस प्रकार से आपका बंटी नामक जो उपन्यास है यहीं पर हम संक्षिप्त रूप में समाप्त करेंगे, और अगले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम मूल कथा को, जो मूल टेक्स्ट है उसकी चर्चा करेंगे। वो कई पार्ट में हो सकता है, कई भागों में हो सकता है, परंतु वो मूल भाग 2 होगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जो क्रम है उपन्यास का अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगती है, उपन्यास अच्छे लगते हैं, या शैली अच्छी लगती है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।